शब्द नहीं है मोदी जी को धन्यवाद करने के कि बरसों पुरानी हमारी मांग थी, अभिलाषा थी। अनेक राजनीतिक दल लगातार गुमराह कर रहे थे महिलाओं को कि हम राजनीतिक आरक्षण आपको देंगे, 33% आरक्षण देंगे, लेकिन ठोस प्रयास कभी कोई नहीं कर रहा था। मोदी जी का दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प निश्चित रूप से इस 33% महिला आरक्षण के प्रति सबको दिखाई दिया है। राजनीति के क्षेत्र में पुरुष नेतृत्व तो बहुत मिल जाते हैं, पर महिला नेतृत्व बहुत मुश्किल से मिलता है। धन्यवाद देना चाहूँगी मोदी जी को। 33% रिजर्वेशन लेकर आए हैं, निश्चित रूप से महिलाएं सशक्त होंगी और महिलाओं को लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सही अर्थों में महिलाओं को राजनीतिक न्याय देने की है। धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे लाडले भैया श्री शिवराज सिंह जी चौहान को, जिन्होंने मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जो सौगातें मांगी उन्होंने देने का काम किया। क्या नाम है आपका? निशा जी। कहाँ से आना हुआ है? अटल नेहरू नगर भानपुर। तो आज यहाँ किसके पास आए हैं आप? कृष्णा गौर मैडम के पास। तो मुलाकात हुई है नहीं हुई? जी हो गई ना मुलाकात। हो गई है जी। तो आप बाहर क्यों खड़े हुए हैं? वो आ रही हैं मिलने के लिए। अच्छा, आ रही हैं जी। तो क्या वो बाहर ही आपसे मिलने के लिए आ रही हैं? जी है। क्या हो गया बेटा? बिजली के बिल का क्या हुआ बेटा? माफ नहीं हुआ हमारा। अच्छा, काट के ले गए थे हमारा मीटर, अच्छा, तो उसमें माफ नहीं हुआ। ठीक है, हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? शहनाज। तो आप जानते हैं ये कौन है? कौन है ये? किसरा में? मैम, ये दरवाजे पर खड़ी हुई थी, हमें लगा बातचीत करनी चाहिए और हमने खुद देखा कि आप दरवाजे से बाहर आती हैं और इनसे मुलाकात करती हैं। महिला सशक्तिकरण कैसे होगा? ऐसे ही होगा? निश्चित रूप से महिला जब एक नेतृत्व करती है तो स्वाभाविक रूप से महिलाओं को सबसे ज़्यादा भरोसा महिलाओं पर होता है। अगर आज ये दोनों बहनें यहाँ पर आई हैं तो इनके मन में कहीं ना कहीं ये भाव होगा कि हम जब अपनी बहन के पास समस्या लेकर जाएंगे तो वो हमारी मदद करेगी, वरना ये कभी नहीं आती जी। और यही भरोसा इनको यहाँ लेकर आया। और मेरी भी कोशिश यही होती है कि महिलाओं की सुनने का, महिलाओं के काम करने का काम मुझे प्राथमिकता के साथ करना चाहिए, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में पुरुष नेतृत्व तो बहुत मिल जाते हैं, पर महिला नेतृत्व बहुत मुश्किल से मिलता है। आधी आबादी हम हैं, लेकिन आधी आबादी के मान से उतना नेतृत्व महिलाओं का नहीं मिल पाता। धन्यवाद देना चाहूँगी मोदी जी को। 33% रिजर्वेशन लेकर आए हैं, निश्चित रूप से महिलाएं सशक्त होंगी और मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा सोचती हैं। क्योंकि आपसे बेहतर इसे कौन समझेगा कि पहली महिला विधायक के तौर पर आप भोपाल से चुनी गई और महापौर भी आप रहीं, लेकिन उसके साथ में जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है, क्योंकि उसी दिन से आपका संघर्ष उससे बीता है महिला को सशक्त करने के लिए, लेकिन जब 33% आरक्षण लागू हो जाता है लोकसभा में, विधानसभा में, इसके बावजूद सवाल खड़े किए जाते हैं, उसमें भी आरक्षण की मांग की जाती है, तो ठेस पहुंचती है? नहीं, मुझे लगता है कि अगर महिला में नेतृत्व क्षमता है तो कोई भी राजनीतिक दल हो उन्हें आगे बढ़ाता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ, मैं ओबीसी समाज से हूँ और ओबीसी समाज होने के बावजूद भी मेरे में क्षमता थी, तो मेरी पार्टी ने न केवल मुझे सामान्य सीट से महापौर पर लड़ाया, मुझे विधानसभा में भी अवसर दिया है और मैं पार्टी की अपेक्षा पर खरा उतरने का काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें बेमानी है। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए था, मोदी जी ने उनका मार्ग प्रशस्त किया है। इस देश की आधी आबादी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञ है। कितना तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे मोदी जी का? शब्द नहीं है मोदी जी को धन्यवाद करने के कि एक बरसों पुरानी हमारी मांग थी, अभिलाषा थी। अनेक राजनीतिक दल लगातार गुमराह कर रहे थे महिलाओं को कि हम राजनीतिक आरक्षण आपको देंगे, 33% आरक्षण देंगे, लेकिन ठोस प्रयास कभी कोई नहीं कर रहा था। मोदी जी का दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प निश्चित रूप से इस 33% महिला आरक्षण के प्रति सबको दिखाई दिया है और महिलाओं को लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सही अर्थों में महिलाओं को राजनीतिक न्याय देने की है। आपने एक राजनीतिक विरासत को संभाला है और बाबूलाल गौर जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे और उन्हीं के साथ विरासत को आपने संभाला। कितना आसान या चुनौती, क्योंकि उनके नाम का फायदा कितना मिला आपको? मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से बाबूजी ने जो प्लेटफॉर्म मुझे दिया है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेवा करने के लिए मुझे मिला है, लेकिन मुझे सिर्फ प्लेटफॉर्म बाबूजी ने दिया है, उसमें जो काम कर दिखाने की क्षमता थी वो मेरी अपनी थी। मेरी पार्टी एक बार मुझे अवसर दे सकती थी, लेकिन अगर मैं काम ना करती, लोगों का विश्वास ना जीती, तो शायद दोबारा भरोसा नहीं करती। तो मुझे लगता है कि बाबूजी ने प्लेटफॉर्म मुझे दिया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिया। मैंने जनता के बीच में जाकर जनता की सेवा की, जनता का विश्वास जीता और जनता ने मुझे विधायक बनाया और 5 साल लगातार जनता के बीच में रहकर जिस प्रकार से समर्पण भाव के साथ काम किया, गोविंदपुरा को एक परिवार की तरह मैंने परवरिश की है, उसका परिणाम मुझे निश्चित रूप से इस चुनाव में भी मिलेगा।
देखिए, हमने देखा कि जिस हिसाब से आपने इस राजनीति को एक मापदंड तैयार किए, नए मापदंड बनाए, और आपका जो लहजा है वो भी सख्त माना जाता है बेहद अपने कामों को लेकर के। बुलडोजर नीति, उस पर विशेष तौर पर बात करना चाहूँगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि हालांकि पुरानी है बुलडोजर नीति, लेकिन अब हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं योगी की तर्ज पर बुलडोजर नीति जो अपनाई जा रही है, कितना सही मानते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बुलडोज़र की शुरुआत तो बाबूजी के समय हुई थी और इसीलिए उन्हें बुलडोज़र मंत्री भी कहा जाता था। और मैंने देखा है, बहुत अच्छे से उस समय महसूस किया था कि अगर कोई अतिक्रमण किया हुआ किसी का अतिक्रमण हटता है तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को परेशानी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा मिलता है। और इसलिए बाबूजी ने जो एक मुहिम चलाई थी पूरे मध्य प्रदेश में, उसका इतना अच्छा प्रतिसाद पार्टी को मिला था कि मध्य प्रदेश के सभी शहरों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजय होकर आई थी। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जनता भी यही चाहती है कि हमारी सड़कें अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, हमारे सरकारी जगह अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, हमारे मार्केट अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, हमारी पार्किंग अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, ताकि लोगों को सुविधाएं मिले। तो मेरी कोशिश भी अक्सर यही होती है कि किसी को परेशान किए बगैर, किसी का नुकसान किए बगैर हम ऐसी व्यवस्थाएं दें कि वहाँ से अतिक्रमण भी हट जाए और लोगों का रोजगार भी ना छीने। हम मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में जाते हैं, किसी भी सीमा में प्रवेश करते हैं, तो केवल एक नाम सुनाई देता है, लाडली बहना। मामा की कितनी लाडली हैं आप? बहुत बहुत अपने भाई की बहुत लाडली हूँ, और यही कारण है कि भाई का आशीर्वाद मुझे इतना मिला कि मेरे विधानसभा में मैंने चारों तरफ विकास कार्य कराए हैं। भाई का आशीर्वाद ना मिलता तो शायद मैं इतने विकास कार्य ना करा पाती। मैं तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे लाडले भैया, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान को, जिन्होंने मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जो सौगातें मांगी उन्होंने देने का काम किया। आज आपके सामने ज़रूर बताना चाहूँगी कि 1000 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, जो पूरे मध्य प्रदेश का एकमात्र ग्लोबल स्किल पार्क है, जो इतने विशाल स्तर पर मेरे विधानसभा क्षेत्र को सौगात के रूप में दिया है। मैं बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश में सीएम राइस स्कूल खुले, लेकिन मेरी विधानसभा में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीएम राइस स्कूल 100 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन है। मैं बताना चाहूँगी आपको कि मेरे शासकीय महाविद्यालय की मांग लेकर मैं मुख्यमंत्री जी के पास गई और उन्होंने तत्काल स्वीकृति दी, हमारा शासकीय महाविद्यालय बनकर तैयार हुआ। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरा एक क्षेत्र में तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान था, लेकिन मेरा एक क्षेत्र पूरा शासकीय अस्पताल से वंचित था। वहाँ के लोगों को अगर अपना इलाज कराना होता था, निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवारों को, तो मजबूरी में 1250 या हमीदिया आना पड़ता था, और अगर यहाँ ना आ पाए तो मजबूरी में प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब मैंने ये बात रखी तो उन्होंने तत्काल 100 बेड का हॉस्पिटल दिया, जो हमारा हताई खेड़ा पे बनकर तैयार हो गया। तो मैं कह सकती हूँ कि सौगातों का पिटारा उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में खोला है, तो मेरे लिए तो वो बहुत लाडले भैया हैं और उनके लिए मैं बहुत लाडली बहन हूँ। इंदौर से बहुत सारी यादें आपकी जुड़ी हुई हैं। स्वच्छता के मापदंडों में इंदौर और बात करें भोपाल, मतलब खरा उतरता है, सबसे अग्रणी माना जाता है। किसको श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आम पब्लिक को इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। पब्लिक के अंदर कोशिश तो हर जनप्रतिनिधि करता है, हर सरकार करती है, लेकिन उसमें जब इन्वॉल्वमेंट जनता का होता है तो उसमें सफलता बहुत अप्रत्याशित मिलती है। इंदौर की जनता ने निश्चित रूप से इसमें बहुत कमाल करके दिखाया। मैं इसलिए भी कह सकती हूँ क्योंकि इंदौर मेरा मायका है, मैं इंदौर की हूँ, तो इसलिए खुशी भी होती है कि भोपाल मेरा ससुराल है, इंदौर मेरा मायका है। और इसलिए अगर इंदौर में जो सफलता मिली है तो मेरी कोशिश यही है कि मेरे ससुराल में भी वैसे ही मुझे सफलता मिलनी चाहिए। तो हमारा भोपाल भी स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त करे, ऐसी कोशिश मैं अपने स्तर पर तो निश्चित रूप से करूँगी। बाबूलाल जी की विरासत को तो आपने संभाला ही, इस बीच में आपके साथ में अनहोनी भी हुई और बहुत कष्टकारी जीवन आपका गया, संघर्ष में रहा ही। लेकिन इस बीच में मैं केवल वो सपना आपसे पूछना चाहूँगा कि बाबूलाल जी का ऐसा कौन सा अधूरा सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? बाबूजी को शहर के विकास का एक जुनून था कि जो शहर होने चाहिए वो इतने विकसित होने चाहिए जहाँ रहने वाले नागरिकों को अपने शहर पर गर्व हो सके, और उसके लिए बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, बेहतर सीवरेज नेटवर्क हो, बेहतर सड़कें हो, मेट्रो का सपना, जो मेट्रो का सपना आज पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं, निश्चित रूप में बाबूजी ने देखा था, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी उनका सपना पूरा कर रहे हैं। मैं उसके लिए भी उनके बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। लेकिन सीवरेज नेटवर्क का भी उनका एक सपना था कि पूरे भोपाल शहर को सीवरेज नेटवर्क
नेटवर्क से जोड़ना चाहिए, जो काम लगातार अभी किया जा रहा है। अमृत फेज़ 2 में सीवरेज नेटवर्क की ट्रंक लाइन डलने का काम हो रहा है और हमारी कोशिश यही होगी कि बाबूजी जैसा शहर चाहते थे वैसा शहर बनाकर उन्हें हम सच्ची श्रद्धांजलि दें। आखिरी सवाल, इस बार कितने पार? क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद हमारे लिए सर्वोपरि है और शिरोधार्य है। जनता के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता की जिस समर्पण के साथ मैंने सेवा की है, जनता इस बार भी प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। निश्चित तौर पर बाबूलाल गौर जी की विरासत को संभालने वाली कृष्णा गौर आज अपने उस मुकाम पर हैं कि जो शायद सपना उन्होंने देखा था महिला सशक्तिकरण का, आज उनका वो सपना भी पूरा हुआ कि जब लोकसभा और उसके बाद में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हो जाता है, अब राष्ट्रपति के पास है। लेकिन एक बात निश्चित है कि इस बार जब सरकार बनेगी, आएगी या नहीं आएगी ये तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन इनका कहना है कि जनता हमें भरपूर आशीर्वाद देगी और महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा एक उदाहरण कृष्णा गौर के रूप में शायद कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि भले ही बुलडोजर बाबा के रूप में आज योगी की पहचान होती हो, लेकिन मध्य प्रदेश में एक वो दौर था कि जब बुलडोजर मंत्री के रूप में बाबूलाल गौर जाने जाते थे। शायद उसी विरासत को संभालते हुए कृष्णा गौर आगे बढ़ रही हैं। शुक्रिया।